बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सरशिराज और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में, और जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, वीडियो एंड स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग उसको भी ज़रूर वॉच करें ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि अभी जो हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इनमें हम कुछ कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे, और वो कंडीशंस ये एक्सप्लेन करती हैं कि हमारे पास अगर अल्केन्स लेस रिएक्टिव हैं तो हमें कंडीशंस किस तरह की एडजस्ट करनी होगी। 3-4 रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं अल्केन्स के, और जो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिएक्शन जो है वो शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि लॉन्ग के हवाले से हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है कंबस्शन। अब जो कंबस्शन होता है बेसिकली हमारे पास बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नॉन एज द कंबस्शन। और अब जो कंबस्शन होती है उसको हम मोस्टली क्या कहते हैं कि जो कंबस्शन है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो अल्केन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है लेकिन फ्लेम के साथ उसका रिएक्शन होता है, मतलब एक बहुत ही एक्सोथर्मिक किस्म का रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। हम घर में जो नेचुरल गैस को जलाते हैं तो बेसिकली उसके अंदर हम कंबस्शन का प्रोसेस ही कर रहे होते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर जो नेचुरल गैस है या मीथेन है उसकी बर्निंग होती है, वो कंबस्शन का प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिक्विड स्टेट में हमें कभी भी नजर नहीं आता। बेसिकली हमारे पास वाटर प्रोड्यूस तो हो रहा होता है लेकिन वो गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस होता है, वेपर्स की फॉर्म में होता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के साथ वो भी वेपोराइज कर जाता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर प्रोडक्ट्स पूछे जाएं कंबस्शन के तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और साथ में हीट है। यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन की डेफिनेशन दी गई है आपकी बुक के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अल्केन इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नॉन एज द हीट ऑफ कंबस्शन। मतलब 1 मोल अगर मीथेन को जलाया जाए तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे वहां पे लिखा गया है 891, तो ये बेसिकली हमारे पास 891 किलो जूल पर मोल इज द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। अब उसके बाद हमारे पास अगर बात की जाए, यहाँ तो मैंने 2 लिखे हैं रिएक्शंस, तो कंबस्शन 2 तरह से हो सकती है, एक होती है कंप्लीट कंबस्शन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम अगर ओपन एयर में बर्निंग करते हैं, जैसे हम अपने बर्नर के अंदर जलाते हैं नेचुरल गैस को, वो कंप्लीट कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो कंप्लीट कंबस्शन होती है, और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो तो उस केस में हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन का प्रोसेस होता है, और इनकम्प्लीट कंबस्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो कंप्लीट कंबस्शन से डिफरेंट होती है। बेसिकली कंप्लीट में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और इनकम्प्लीट में बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा साथ में वाटर तो कॉमन है, दोनों में बनना है, लेकिन साथ में कार्बन ब्लैक मतलब प्योर डस्ट की फॉर्म में जो कार्बन है ये भी प्रोड्यूस होती है। अक्सर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है कि ऐसे आपको कह सकते हैं कि कंपेयर करें कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन को, या ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ मीथेन या अल्केन। अगर आपसे प्रोडक्ट्स पूछते हैं तो बेसिकली आपने यही रिएक्शन लिखना है, या अगर कंपैरिजन पूछते हैं तो तब भी आप ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इनको कोड कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये पर्सपेक्टिव ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो मेन प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन, जबकि कंप्लीट कंबस्टन के प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब उसके बाद हमारे पास आपकी बुक में उन्होंने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स की भी बात की है, लेकिन वो इतना बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। जस्ट उसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली हमारे पास इस प्रोसेस को जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स होता है उसे फैटी एसिड्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है,
क्योंकि उससे पहले अल्कोहल बनाए जाते हैं, अल्कोहल से फिर आगे एल्डिहाइड कीटोन्स और देन उससे फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जाते हैं जिन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं, और उन फैटी एसिड को फिर आगे सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें तो नाइट्रेशन की बात की हुई है आपकी बुक में इन्होंने, और जो नाइट्रेशन है बेसिकली हमारे पास नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन जो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस किया है, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा एक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के ऊपर, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन ये सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो नाइट्रेशन क्या है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है अल्केन के अंदर। वो भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट उसकी भी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो नाइट्रो अल्केन्स बनती हैं उनको हमारे पास यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों के ऊपर एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, या कुछ जगहों के ऊपर इसे एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट है हेलोजिनेशन, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ सारा जो है मैकेनिज्म वगैरह लिखा। ये अक्सर जो है बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर हेलोजिनेशन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन द अल्केन्स। हेलोजन्स क्या होते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये तमाम हेलोजन है। ग्रुप नंबर 7A जो पीरियोडिक टेबल है उसके मेंबर्स होते हैं। तो अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन एटम को उतार देना और वहां पे किसी भी हेलोजन एटम को लगा देना, दैट इज नोन एज द हेलोजिनेशन। ये एक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है, और मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस करते हैं। थर्मल का मतलब है कि वो हीट की प्रेजेंस में करते हैं, तो हीट हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो सनलाइट होती है उसी को हीटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम अल्केन को एक जार में इनक्लोज करते हैं, वहाँ हेलोजन को भी ऐड करते हैं, और जार को आप जो है वो धूप में रखते हैं सनलाइट में, तो वहाँ पे तेजी से रिएक्शन परफॉर्म होता है, क्योंकि ये लाइट जो है उसे हीट प्रोवाइड करती है। और ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए होता है। लास्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली वो एटम्स या वो स्पीशीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, दैट आर नोन एज द फ्री रेडिकल। तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अब 4 हेलोजन मोस्टली डिस्कस किए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें जो फ्लोरीन है उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि वो जो भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, वेसल को या जो भी सिलेंडर को यूज़ करते हैं रिएक्शन करने के लिए, वो बर्स्ट हो जाता है। आयोडीन की बात करें तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, मतलब परफॉर्म ही नहीं होता। इसलिए हमारे पास हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते। अगर ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के हवाले से, कि जो हेलोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है विद अल्केन्स वो क्या है। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है, सो हमारे पास हमने इन दोनों की बात की कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, और क्लोरीन ब्रोमीन दरमियान में है। सो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद करना होता है अपने MCQs के हवाले से। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि हेलोजिनेशन कैसे होती है। सो हमारे पास क्या है, हमने मीथेन लिया, उसके साथ हेलोजन को रिएक्ट करवाया। यहाँ पे अक्सर ऐसे लिख देते हैं HV या HNu इसे कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को, आप सनलाइट भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ से उतरा, यहाँ जाके एक हेलोजन का आइटम लग गया CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड बन गया, और साथ में क्या है HCl बन गया। अब हमारे पास इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म हम देखते हैं तो ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये 3 स्टेप में परफॉर्म होते हैं। एक को कहते हैं इनिशिएशन, दूसरे को कहते हैं प्रोपागेशन, और तीसरे को कहते हैं टर्मिनेशन। तो इन तीनों स्टेप्स को हम नंबर वाइज यहाँ पे देखते हैं। सो पहला स्टेप अगर बात की जाए इनिशिएशन, तो इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, और इनिशिएशन वो स्टेप होता है जिसके अंदर फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो फ्री रेडिकल का, उसमें पहला स्टेप होता है फ्री रेडिकल का बनना, उसे कहते हैं इनिशिएशन। सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे बनता है, हमारे पास क्लोरीन अगर हमने यूज किया एज अ हेलोजन, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली टूटेगा। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक को मिल जाए, दूसरा दूसरे को मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल बन गए। अब अगले स्टेप में क्या होता है, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है आगे आगे चलते रहना। ठीक है, सो जैसे वो आप वेव्स में पढ़ते हैं, वेव्स प्रोपागेट करती हैं, आगे बढ़ती हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोपागेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हेलोजन है उसके ऊपर से एक हाइड्रोजन उतरेगा। कैसे उतरेगा कि जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालता है,
और एक और फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। अब इसमें क्या है, एक फ्री रेडिकल इस्तेमाल हुआ ये वाला, एक नया बन गया, ठीक है, ये प्रोपागेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है इसने अगले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, वही अपना ये जो मैं सिंगल एरो हम शो कर रहे हैं इस तरीके से, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लेके जाना, और अगर ऐसे शो किया जाए तो इसका मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन लेके जाना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये वाला इसने एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे अटैक किया, तो ये एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो एक और फ्री रेडिकल बना। तो इसके रिजल्ट में क्या है, ये हमारी पहली जो प्रोडक्ट बनी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरूर ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। सो अब तीसरा स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है। तो टर्मिनेशन के स्टेप में क्या होता है, दो फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसमें क्या, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में मिले, तो इससे क्या बना, प्रोडक्ट इन दोनों केसेस में सेम बन रही है लेकिन रिएक्टेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल इस्तेमाल हुआ तो एक और बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो फ्री रेडिकल इस्तेमाल हुए और नया कोई फ्री रेडिकल नहीं बना। इसका मतलब है ये स्टेप इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए होता है, टर्मिनेट करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है प्रोपगेशन का, ये सिर्फ एक ही बार तो परफॉर्म नहीं होता, अभी भी तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो रिएक्शन दो बार भी हो सकता है, तीन चार बार भी हो सकता है। तो इसको हमने आगे आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर इसको बार बार परफॉर्म हो रहा है ये रिएक्शन, तो फिर क्या होगा, ये एंड प्रोडक्ट कैसे बनेगी। ये जो मिथाइल क्लोराइड बना था मैंने उसको एडजस्ट करके लिखा है, क्लोरीन को इस साइड पे लाया है, दो हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर आगे हाइड्रोजन, सिर्फ इसको शो करने के लिए कि हम एक एक हाइड्रोजन को स्टेप वाइज निकाल सकें। अब क्या होगा, ये जो है यहाँ पे इस पर अटैक करेगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो अब क्या अगला फ्री रेडिकल बना, ठीक है, साथ में HCl बना। उसने क्या किया है, उसने एक और हाइड्रोजन पे अटैक किया, यहाँ से एक और फ्री रेडिकल बना दिया। तो ये मतलब क्या है, एक फ्री रेडिकल इस्तेमाल होता है एक और बन जाता है, तो रिएक्शन क्या है, ये कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ जो बना था वो अगेन वापस आएगा, जिसके ऊपर दो क्लोरीन लग चुके हैं, फिर से वही स्टेप परफॉर्म होगा, फिर एक नया रेडिकल, फिर वो हाइड्रोजन से निकालेगा तो CH Cl3 बन गया। अब वो फिर वापस आया, उसमें एक और हाइड्रोजन है, तो वही स्टेप फिर से परफॉर्म होगा, फिर फ्री रेडिकल बना, और यहाँ पे आगे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब इससे ज्यादा आगे ये रिएक्शन नहीं जा सकता। इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, और इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो कभी कभार इन दोनों के नेम जो है वो पूछ लेते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, या ये कहते हैं कि एक्सप्लेन द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, तो तब आपने ये सारा यहां तक लिखना होगा, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के वजह से पूछते हैं कि फ्लोरिनेशन क्यों नहीं की जाती या आयोडीनेशन क्यों नहीं की जाती अल्केन्स की, तो आपने क्या बताना है कि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सप्लोसिव होता है, आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, इसलिए दोनों नहीं करते, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन को परफॉर्म करते हैं। ये था आपके पास रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के हवाले से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।